उसके मुत्तल्लिक उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, साक्षात्कार दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे मोदी जी ने कहा कि पाताल में हो, आसमान में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, ढूंढ के लाओ और उस पर एक्शन करो। ये तो हुई डॉक्यू सीरीज की बात। मामला उससे आगे है। कल लाल किला के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एनएसए डोभाल को कहा, गो अहेड, न दैन्यम न पलायनम, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, सीधा आगे बढ़ो, कार्रवाई करो। मतलब ये वर्बेटिम नहीं था, लाल किला के प्राचीर से डोभाल का नाम लेकर के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि ऐसा करो, लेकिन जो नहीं समझे वो अनाड़ी है। समझाने का काम मेरा है, मैं आपको समझा रहा हूं। पिछले दिनों दिल्ली में आंदोलन हुआ। आंदोलन की सारी परतें खुल करके सामने आ गई, लेकिन उसके पहले देश के दुश्मनों ने भारत के ऊपर हमले के जितने तिकड़म होते हैं वो सारे कर लिए, और इसके अलावा भारत को आर्थिक रूप से तहस नहस करने की पूरी प्लानिंग कर ली। कोई बात नहीं, तुम डाल डाल हम पात पात चल रहे हैं। भारत ने भी अपनी पूरी प्लानिंग कर ली। बहुत वर्ष पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि ये जो 13-14 मुस्लिम कंट्रीज है, एक वक्त आएगा जब इकट्ठे हो जाएंगे और वो हमारे किसी ताकतवर पड़ोसी के साथ मिल करके भारत के खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं। षड्यंत्र न कहें तो कहें कि सीधा आक्रमण कर सकते हैं, और इसमें दुनिया के अन्य ताकतवर देश भी अपनी भूमिका अदा कर सकती है। उसकी एक झलक थोड़ी हल्की हल्की तो मिलने लगी। क्यूबाइब नेटवर्क शुरू से एक मुद्दे को उठाता रहा, और वो मुद्दा था MI6 ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का और टर्की का। टर्की और MI6 के बीच में कितना गहरा रिश्ता है, इसके बारे में मैंने कई वीडियोस में जिक्र किया है। आज मैं थोड़ा और तफसील से बता दूं, और उसके बाद टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के एक लीग पर चर्चा करूंगा, और क्यों हमारे प्रधानमंत्री ने डोभाल को कहा गो अहेड। दो महत्वपूर्ण बातों पर उन्होंने कहा गो अहेड। भारत अब दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, पुष्पा के रूप में टूटेगा भी नहीं। भारत ने अपनी रणनीति बना ली है, और मजबूत रणनीति बना ली है। लेकिन वो भविष्यवाणी जो कुछ दिन पहले हुई थी उम्मा बहाल करने की, गजबाए हिंद की, वो गजबाए हिंद की स्ट्रैटेजी काम कर रही है, वो खत्म नहीं हुई है। गजबाए हिंद की स्ट्रैटेजी चल रही है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, इससे हमारे वो अपने साथी जो हैं वो ऑफेंडेड फील ना करें, वो हमारे भारत के हैं, वो अलग विषय है। लेकिन मैंने जो MI6 और टर्की की बात की थी उसका रेफरेंस क्या है, और टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के कोलैबोरेशन का रेफरेंस क्या है, उसका भारत से संबंध क्या है, और फिर उसका अजित डोभाल और प्रधानमंत्री से संबंध क्या है, और फिर उसका चाइना और अमेरिका से संबंध क्या है। इस पूरे संबंधों को टोटलिटी में आज आपको समझने की आवश्यकता है। मैं अपनी गिलहरी प्रयास से कोशिश करूंगा कि समझ जाइए। जो हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं वो इनपुट्स मैं आपको दूंगा। जिस वक्त टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने गोलबंदी की, उसी वक्त से भारत की खुफिया एजेंसी चौकन्ना हो गई थी। बल्कि आप यह कहें कि जिस वक्त MI6 के सर्वे सर्वा किसी जमाने में, जो बाद में MI6 के सर्वे सर्वा रहे 2025 तक, उसके पहले तक वो ब्रिटिश कॉन्सुलेट थे, मतलब ब्रिटेन के एम्बेसडर थे टर्की में, और कई वर्षों तक उन्होंने एर्दगन को बहुत सारी तकनीकों से, स्ट्रैटेजी से
जियोपॉलिटिक्स से एक प्रकार से उनको ट्रेनिंग दी एर्दोगन को कि तुम अपना ऑर्थोडॉक्स बढ़ा करके रखो। तुम्हारा ऑर्थोडॉक्स जब बढ़ेगा तो इस इलाके में भी अशांति फैलेगी और तुम्हारी कुर्सी सुरक्षित रहेगी, इसी ऑर्थोडॉक्स के बल पर रहेगी, क्योंकि ईरान तुमसे आगे ना निकल जाए। इराक तो अब कुछ बचा नहीं, ईरान तुमसे आगे ना निकल जाए कट्टरता में, और ईरान की मुखियागिरी पूरी दुनिया में न चलने पड़े, इसलिए तुम तो तुर्की के अतातुर्क के वंशज हो, तो तुम उनके नक्शे कदम पर चलो, तुम अपनी लीडरशिप को मत छोड़ो, और मैं बाकी लोगों को तुम्हारे साथ कर दूंगा। ये छोटे छोटे 2 इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन सबको मैं तुम्हारे कदमों में ला करके रख दूंगा। ये पूरी योजना MI6 के जो मुखिया थे, MI6 ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो 2025 तक उसके मुखिया थे, वो कुछ दिन पहले क्या, टर्की के एम्बेसडर रहने तक, जब वो MI6 के मुखिया बने उसके पहले तक वो एम्बेसडर थे। वो एम्बेसडर नहीं थे, बल्कि MI6 के एजेंट थे, ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी के एजेंट थे, जो इस मिशन पर थे कि टर्की को कैसे खड़ा किया जाए, ईरान से भी आगे खड़ा किया जाए, और फिर टर्की को लीडरशिप सौंप दी जाए इस्लामिक कंट्रीज की। और आज टर्की ने पाकिस्तान, सऊदी अरबिया के साथ नेटो जैसा, इस्लामिक नेटो जैसा समझिए कि एक कोलैबोरेशन हो गया। मतलब पाकिस्तान पर अगर किसी देश का हमला होता है तो उसे टर्की मानेगा हमारे ऊपर हमला है, सऊदी अरब पर किसी देश का हमला होता है तो टर्की मानेगा हमारे ऊपर हमला है, और अगर टर्की पर किसी का हमला होता है तो पाकिस्तान मानेगा हमारे ऊपर हमला है, और अगर सऊदी अरब पर कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान और टर्की दोनों मानेगा कि हमारे ऊपर हमला है। इस तरह का कोलैबोरेशन साइन किया गया है। उसको हवा, आप गलतफहमी है कि चाइना उसको हवा दे रही है। चाइना को मालूम है कि अगर हम भारत को अननेसेसरी परेशान करेंगे तो ये एक दिन हमारे लिए भी नासूर बनेगा, और उनको कोई लेना देना नहीं है चाइनीज से और भारत से। उनको बुद्ध परस्तों से और बुद्ध के देश से नफरत है। उनके लिए भारत भी दुश्मन है, उनके लिए चाइना भी दुश्मन है, और अमेरिका तो उनका चिर परिचित दुश्मन है। तो इसलिए वो अपना घेटो तैयार कर रहा है, और वो घेटो तैयार करके उसमें आवश्यकता पड़ने पर भारत के खिलाफ चाइना को प्रयोग करेगा, और कभी जब चाइना को प्रयोग करना पड़ेगा तो अमेरिका का साथ ले लेगा। चाइना के खिलाफ अगर किसी का कोई प्रयोग करना होगा तो अमेरिका का साथ ले लेगा। तो ये मिल करके एक सेंटर स्टेज में, और ये